हमारी क्लासेस के टाइमिंग कई बार रहे हैं रात को 11 से सुबह 3 बजे तक। रात को 11 से सुबह 3? बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग? बिल्कुल। बाकी बच्चे तो आसपास ही रहते थे इंस्टीट्यूट के। मैं लोकलाइट था, मेरा घर वहाँ से दूर था, तो मैं साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था। तो कई बार चौकीदार जो रात को बोलता रहता जागते रहो, वो पकड़ लेते थे। अच्छा। और फिर पूछ रहे, बोलते कहाँ से आ रहे हो, तो हम कहते पढ़ के आ रहे हैं। तो वो यही बोलते झूठ बोल रहा है, आप कौन सी पढ़ाई चल रही रात के 2-2:30 बजे। जो गेस्ट थे SC वर्मा सर, और जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो ही वॉज द सेम पर्सन जिससे मैं पूछ रहा था कि SC वर्मा सर का सेशन कहाँ पे हो रहा है। तो बहुत देर तक तो शॉक्ड भी रहा, 7-8 सेकंड तक। और मैं पास वाले को बोलता रहा, अरे मैं इन्हीं से पूछ के आया था कि SC वर्मा सर का सेशन कहाँ चल रहा है। तो उन्होंने खुद ने स्टेज पे मेंशन किया कि अभी कोई हमारे ही बारे में हमसे पूछ रहा था। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। रोल नंबर में डाल रहा था और टाइम भी लगता था लोड होने में, नॉट क्वालिफाइड। तो मतलब पूरे साइबर कैफ़े में एक मायूसी का माहौल छा गया था। फिर जब रिजल्ट देखा, वो धीरे धीरे लोड होता है जैसे मूवी में आता है, ऐसे जब धीरे धीरे आया क्वालिफाइड, दिस इज़ रैंक, तो फिर पापा इतने खुश हुए कि वो मुझे जैसा बताया कि उन्होंने उनको कुर्सी के साथ उठा लिया था। अच्छा, कैफे वाले को? कैफे वाले को कुर्सी के साथ उठा लिया। हाँ, मेरे पापा की बिल्ड अच्छी है, तो वो कुर्सी के साथ उठे, वो इतने खुश हो गए थे। 548 ने IIT बॉम्बे एनरोल किया था। उसके अंदर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने थे? 100 बच्चे नहीं, 13। 13 बच्चे? सिर्फ 13 बच्चे थे। अरे बाप रे, सिर्फ 13 बच्चे। उसमें से आप एक थे? हाँ, उसमें से एक मैं था। तो बच्चे सोचते हैं ना कि एक बार JEE क्वालिफाई कर लिया तो हमारे बस लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल और ये चैलेंजेस तो लाइफ लॉन्ग आना है। ऐसा होता है कि IIT जाने के बाद आप IIT में फेल हो जाओ, आप तो ऑथर हो पियर्सन में, मतलब कोई टीचर थे फिर ऑथर बन गए, मतलब कि ये ऑथर बनने का कीड़ा कैसा है आपके अंदर? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, फिर उसके बाद ये एलजेब्रा का है, कैलकुलस है, मोटी मोटी बुक्स हैं, मोटी बुक्स है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3D एंड वेक्टर है। हाँ जी, हाँ। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि वही ऑथर बनने की कहानी और ये बुक्स को बच्चे यूटिलाइज करें तो करें कैसे? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज का पॉडकास्ट बाकी सभी पॉडकास्ट की तरह ये भी खास होने वाला है। आज के जो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं वो बॉर्न एंड बॉट अप कोटा से ही हैं, कोटा में पढ़े भी हैं, और जो आपका सपना होता है टॉप IIT लाइक IIT बॉम्बे, वहाँ से उन्होंने BTech भी किया हुआ है और BARC में रिसर्च फेलो भी रह चुके हैं। तो ऐसे दिग्गज फैकल्टी से आपको मिलने का मौका मिलेगा, और कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो उनसे पढ़ भी रहे होंगे, उन्हें फॉलो भी करते होंगे। सो चलिए आज के अपने मेहमान से मिलवाते हैं आपको, जो कि है ओम शर्मा सर। सो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि भाई IIT बॉम्बे, कोटा लोकलाइट, BARC में रिसर्च फेलो, उसके बाद बुक लिखने के बाद भाई साहब पियर्सन में मैथ्स की बुक चलती है आपकी, अभी जो बुक आई आपकी मैथ्स की JEE एडवांस के लिए, इतना सब कुछ करने के बाद फिर सभी अन अकेडमी में आप पढ़ा भी रहे हैं, और तो क्या है आपकी जर्नी पता चले ताकि बच्चे भी इंस्पायर हो पाएँ, जो बच्चे कोटा आते हैं तैयारी करने के लिए, और फिर उसके बाद बच्चों के दिल में कैसे छाए हुए हैं, सब कुछ बचपन से लेकर अभी तक की सारी आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे। तो ओवर टू यू सर, बचपन से स्टार्ट करिए एकदम। कोटा से कहानी कैसी रही? कोटा में जब थे तो बचपन से कैसा लगता था एकदम? जी कोटा रहना, जो कि कोटा आना लोगों के लिए सपना होता है, लेकिन उस समय में क्या इतना क्रेज था कोटा को लेके, कोचिंग को लेके? थैंक यू सो मच पहले तो इन्विटेशन के लिए, पॉडकास्ट के लिए। सेड काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, आज आए हैं, मिल रहे हैं। कोटा की जर्नी की अगर हम बात करें तो जैसे तुमने बोला कि मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी कोटा ही हूँ। पर एक फ़िलोसॉफ़ी है, आप भी उस पर एग्री करोगे, जो जिस सिटी का होता है जनरली उसको सिटी के बारे में थोड़ा सा कम पता रहता है। तो सेम मेरे साथ JEE के टाइम पे यही हुआ था। स्कूलिंग वगैरह के टाइम पे अगर हम बात करें शुरुआत से ही, तो पढ़ने में अच्छे थे, स्कूल हमेशा टॉप करते थे, और जो था हिंदी मीडियम से मैं पढ़ता था, राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से। और उसके बाद जब आप फर्स्ट रैंक पे दौड़ रहे होते ना क्लास में, तो कई बार आपको पता नहीं होता है किसको फॉलो करना है। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो मेरे 12th के साथ JEE का फॉर्म नहीं भरा था। क्या आप ये सोच सकते हैं? कोटा में मैं रहता हूँ, 12th के साथ JEE का फॉर्म नहीं कोटा में रहते हुए। क्यों? रीज़न सिंपल सा था, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते थे, स्कूल में ही पढ़ते थे। अच्छा। और जो आसपास के जो हिंदी मीडियम का जो परिवेश होता है, वहाँ पर JEE उतना ज़्यादा फेमस नहीं था या पता नहीं था। तो 12th के साथ JEE का फॉर्म नहीं भरा था। तब राजस्थान PET का एग्ज़ाम अलग से होता था, तो उसमें रैंक आई थी 144।
2002 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपके रैंक आई हाँ, रैंक आई 12th के साथ 100? 144 रैंक आई थी। तो क्या बुरा था सर? हाँ, तो अच्छा था ना। अच्छा रैंक तो सोचो, तब भी ये नहीं सोचा था कि हमें जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है। हाँ। तो बस पहुंच गए काउंसलिंग के लिए हाँ। MNIT जयपुर, और आराम से बैठे हुए हैं कि काउंसलिंग का नंबर आएगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके रखे हुए हैं। प्रोफेसर के साथ पहुँचे तो उन्होंने देखा क्या तुम्हारे 12th के साथ आई है, लोग तो ड्रॉप ले लेके इसके लिए ताकि तब रैंक लेकर आते हैं। तो उन्होंने सीधा सवाल पूछा, जेई की तैयारी नहीं की थी क्या? अब इसके पीछे कैच ये था कि मैं जिस गली में रहता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, वहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम की लोग भी रहते थे। तो उनसे जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कम्युनिकेशन ये बोला था कि ये तो CBSE वालों के लिए है हाँ। जेई। तो मैंने कहा अपने चैप्टर्स के नाम वगैरह तो सब मैच करते हैं, तो क्या मैं भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ? उस समय काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि जो जेई वगैरह है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसे। अभी भी सर इनफैक्ट जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी सवाल पूछते कि हम हिंदी माध्यम के हैं, हमें जाना चाहिए कि नहीं जेई की तैयारी के लिए, क्या स्कोप है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये कन्फ्यूजन आज भी कुछ बच्चों में है सर। देखो, आज तो क्या है, गूगल है। हाँ। तो हर कोई सर्च कर सकता है। और आज से 20-21 साल पहले वो फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोगों पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहते थे। किसी से पूछने गए, कोई बड़े भैया है स्कूल में, कोई सीनियर है, वो लोग गाइड ज़्यादा करते थे, या मेनली टीचर्स गाइड ज़्यादा करते थे। तो वो एक कंस्टेंट था। तो वहाँ से मुझे ये पता चला था आसपास से कि तो इंग्लिश मीडियम CBSE वालों के लिए होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए राजस्थान PET है। अब एक नोशन चला हुआ था। तो जब हम जब काउंसलिंग सेशन में प्रोफेसर के साथ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पहला जब ये सवाल पूछा था कि कहाँ से आए हो, तो जब मैंने बोला कि सर मैं कोटा से आया हूँ, उसके बाद फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। अच्छा, सुन के 2 रीज़न हुए। पहले तो पूछा कि आपने 12th के साथ क्यों नहीं दिया था, तो मैंने ये बोला उन्हें कि सर मुझे पता नहीं था, ये तो CBSE वालों के लिए होता है ना IIT JEE, और राजस्थान बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले के तो PET होता है। ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा वो हंसे, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो कोटा से, तब फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। अब आप सोचिए, मैं और मेरे पापा दोनों ये सोच रहे हैं कि अब तक तो तारीफ़ मिली थी कि भाई 144 रैंक आई है 12th के साथ, अब ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तो उनके हंसते हंसते आसपास वाले भी सब ऐसे हो गए। समझ नहीं आ रहा कि क्या गलती हो गई। फिर उन्होंने समझाया और बहुत अच्छे से गाइड किया कि अभी 12th के साथ ये हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, वापस से जाइए और एक साल फिर से IIT JEE का एग्ज़ाम दे के आइए, और ट्राई कीजिए कि आप IIT का एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छे IIT से पढ़िए। ना उनमें आप पोटेंशियल दिखा आपके अंदर? हाँ, उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने गाइड किया कि आप ये काम कर सकते हैं। तो अगले साल भी ये वाला चॉइस अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा बहुत भी रैंक आगे पीछे हुआ तो ये ऑप्शंस आपके पास नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे। ये सुनते ही पापा रेडी हो गए कि ठीक है, यू विल ऑप्ट फॉर दिस। शुरुआत में ही नंबर आ गया था, उसके बाद सीधा ही मना हो गया कि हाँ अभी काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करना नहीं, कोटा है। ड्रॉपर्स के बैच के एडमिशन सब जगह चल रहे थे, थोड़ा लेट तो हो ही गए थे। फिर एडमिशन प्रोसेस के लिए उस कौन से टाइम कोचिंग में गए एडमिशन? हाँ, तो उसके लिए 2 इंस्टीट्यूट जो फेमस हैं, पहला जो फेमस था बंसल क्लासेस, और दूसरा नया एक इंस्टीट्यूट बना था रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस आ गया था? हाँ, आ गया था, 1 साल हो गया था। ओके। और 1 साल हो गया था, तो फिर वहाँ पर हमने दोनों में एंट्रेंस टेस्ट दिया, दोनों क्वालिफाई हो गए थे। तो हमें फिर गाइड किया गया कि आप तो हिंदी मीडियम से हो, RK वर्मा सर भी हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको वहाँ जाके ज्वाइन करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर हमने बंसल को छोड़ा, मतलब उसको ऑप्ट नहीं किया, और रेजोनेंस को ज्वाइन किया था। ठीक है। तो वहाँ से हम JEE की प्रिपरेशन के लिए चालू हुए। प्रोफेसर जिन से मैं पढ़ा उनमें BV राव सर से ऑर्गेनिक पढ़े थे, और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था P बहादुर सर से, जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक चलती है। बुक जिनकी चलती है? अच्छा, वो रेजोनेंस में पढ़ाते थे पहले? हाँ, पढ़ाते थे। क्या बात। जो P बहादुर सर है, फिजिकल केमिस्ट्री, थोड़े ड्यूरेशन के लिए आए थे। जब सब्जेक्टिव पेपर के थोड़े टाइम पहले के लिए आए थे, 1 महीने करीब आए थे, और पढ़ाया था उन्होंने। ऐसा था, मतलब कॉन्सेप्ट और पूरा ब्रशअप किए थे, वह जर्नी रही थी। मैथमेटिक्स में लोकेश खंडेलवाल सर से पढ़ा हूँ, और फिजिक्स के लिए तो अपने RK वर्मा सर हैं ही से। RK वर्मा सर के बारे में बताइए। मैं RK वर्मा सर के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि RK वर्मा सर उस जमाने में कैसे पढ़ाते थे, और रेजोनेंस उस समय कैसा था, जरा मैं जानना चाहूँगा आपसे, पुरानी यादें जरा ताज़ा। हाँ, रेजोनेंस मतलब स्टूडेंट्स का, मतलब एक तरीके से क्या है ना, डोमिनेट रहते थे, तो टीचर ड्रिवन ज़्यादा था। स्पेशली सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीचर वहाँ के RK वर्मा सर ही थे, और उन्हीं का वो इंस्टीट्यूट था। हालांकि उस टाइम हो सकता है पार्टनरशिप में रहा हो, बट डिटेल्स में ना जाते हुए अगर हम बात करें तो RK वर्मा सर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, फेस वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ऐसा होता था कि उनकी क्लासेस में भीड़ इतनी ज़्यादा रहती थी कि
बैठने को जगह ही नहीं होती थी, स्टूल्स वगैरह पे हम बैठे रहते थे और बस ये होता था कि सर अगर 2 मिनट हमारी तरफ देख के कोई सवाल पूछ लें तो हम अपने आप को धन्य मान लेते थे। आज तो सर ने मुझसे बात की, आज तो सर ने मुझसे बात की, आज तो सर ने मेरा नाम लिया है क्लास में। ये वाला सीन रहता था, आज तो सर ने मेरा नाम लिया क्लास में, या मैंने जो सवाल पूछा था सर ने वो उसका सोल्यूशन बता दिया जो मैंने डाउट पूछा था। तो ये सब रहता था। तो सर के साथ सर का डेडिकेशन ऐसा था कि हमारी बहुत सारी क्लासेस आप इमेजिन नहीं करोगे सर रात को लगती थी, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाले कम थे, बच्चे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा थे, सिलेबस का कंस्ट्रेंट। तो हमने काफ़ी सारी क्लासेस रात को की हैं। टाइमिंग आप गैस करो तो सोचोगे क्या टाइमिंग हो सकती है? रात एक गैस कीजिए क्या टाइमिंग हो सकती है? रात में कितना 8 बजे तक तो क्लासेस खत्म हो जाती है कोचिंगों में, 8:30 9 बजे तक लास्ट। हमारी क्लासेस की टाइमिंग कई बार रहे हैं रात को 11 से सुबह 3 बजे तक। रात को 11 से सुबह 3? बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग? बिल्कुल। तो रात को कौन सी कोचिंग होती थी? तो टीचर्स अवेलेबल नहीं थे ना, तो पढ़ाने वाले तो एक ही टीचर है। ये टीचर्स का डेडिकेशन था जो उनको आर.के. वर्मा सर बनाता है। इस तरह की वो क्लासेस लेते थे। कई बार क्योंकि सिलेबस तो है ही पूरा, बैचेस पूरे बने हुए हैं और सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो 24 घंटा ही तो है। टाइम कहाँ से निकलेगा? टाइम कहाँ से निकलेगा? कई बार क्लासेस जो थी हमारी वो दोपहर में भी होती थी, मतलब कि मिडनाइट 2 से 5, रात को 2 से 5। तो रात को 2 से 5 क्लास होती थी? हाँ बिल्कुल होती थी। तो सोचो जब मैं तो लोकल लाइट था, बाकी नींद नहीं आती थी उस समय क्या? बाकी बच्चे तो आसपास ही रहते थे इंस्टीट्यूट के, मैं लोकल लाइट था, मेरा घर वहाँ से दूर था, तो मैं साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था। तो कई बार चौकीदार जो रात को बोलता रहता जागते रहो वो पकड़ लेते थे। अच्छा। और फिर पूछ रहे, बोलते कहाँ से आ रहे हो? तो हम कहते पढ़ के आ रहे हैं। तो वो यही बोलते झूठ बोल रहा है, आप कौन सी पढ़ाई चल रही है रात के 2-2:30 बजे? रात को तो बिल्कुल। कौन सी कोचिंग चल रही है 2-2:30 बजे? हाँ। दूसरा अगर आपने देखा हो तो रात के टाइम पे जो कुत्ते होते हैं झुंड बना के पीछे भागते हैं। हाँ। तो वो जो उनको बीट करने की प्रैक्टिस मेरी तभी से हो चुकी है कि साइकिल को तेज चलाना और उनको बीट करते हुए आगे दौड़ते हुए आगे साइकिलिंग करते हुए आगे चले जाना। क्योंकि रात को यही घूमते, या तो चौकीदार मिलेगा आपको, या चोर मिलेंगे, या फिर कुत्ते भौंकते हुए मिलेंगे। तो ये फेज रहता था। तो स्पेशली सर के साथ की मेमोरीज थोड़ी ज़्यादा हैं। दूसरा, सर गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आर.के. वर्मा सर। तो किशोर कुमार के गाने सर ने इतने गाए हैं क्लासेस में कि वो किशोर कुमार के गाने जहन में बस चुके हैं। वैसा हो गया, इतने सर गाने सुनाते थे क्लास के अंदर। तो वो एक सर का मतलब वो मेमोरीज बहुत अच्छी हैं जेई प्रिपरेशन की। एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि 2003 का था जेई, वो उस टाइम पे वर्ल्ड कप भी था। अब उस टाइम पे आपको याद हो 2003 में इंडिया फाइनल तक जाके हार गई थी। तो इधर एग्ज़ाम पास आता जा रहा था, उधर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए वर्ल्ड कप पर पूरा फोकस रहता था। आजकल सब मोबाइल में देख लेते हैं, पहले हम छोटा वाला रेडियो पीछे जितना बैक बेंचर्स जितने होते थे क्लासेस के अंदर, सब पीछे रेडियो पे स्कोर चलता रहता था, और वो स्कोर कितना है वो सर्कुलेट हो गया आगे तक आ जाता था। आर.के. वर्मा सर को तो बहुत इंटरेस्ट था, वो तो बीच बीच में खुद बोर्ड पे स्कोर भी लिख देते थे कि अभी इतना स्कोर हो गया है, अभी इतना स्कोर हो गया। तो मतलब यही था कि एम है। और जो बैलेंस करने वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपको कोटा बहुत अच्छे से सिखाता कि अगर आप कैसे अपने एकेडमिकली भी बैलेंस करना है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, और आप सबको बैलेंस करते हुए कैसे अगर एक अच्छा रिजल्ट ले आते हो, और उसके लिए मेन रोल होता है आपके टीचर्स का, आपके मेंटर्स का। मतलब उस समय एक टीचर 1 मैन आर्मी बना हुआ था। हाँ, मतलब टीचर्स देखा जाए तो हाँ, जितने टीचर्स थे उतने तो उस समय नहीं हाँ, थे। नहीं थे। लेकिन जितने टीचर्स थे उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में जी जान लगा के मेहनत करी। बिल्कुल जी जान लगा, वजह से कोटा आज बिल्कुल कोटा है। मतलब हम सोचते थे ना, रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो की तो अवेलेबल होती नहीं थी। अब टाइमिंग जो भी रहा क्लासेस का, जाना ही जाना है। और ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर, हमारे लिए पूरी व्यवस्था सर करके रखते थे कि चाय का पूरा व्यवस्था रहेगा, बिस्किट्स अवेलेबल होते थे। उस लेवल पर पूरी प्रिपरेशन पूरी सर करके रखते थे कि अगर बच्चे आए हैं तो रात का टाइम है, दिन का टाइम है, जो भी टाइम है, खाने पीने की समोसा कचौरी खूब खाएं। तो बस वही, जब ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहा है, तो यार हमें भी मेहनत करके पूरा होमवर्क करके जाएंगे, या कोशिश करेंगे कि 80% तक हम पहुँचें उसके। उस समय के बारे में जानना चाहूँगा कुछ, कि उस समय टेस्ट वगैरह कैसे होते थे? जैसे कि जब हमने पढ़ा तो उस समय क्या होता था कि भाई टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, मंथली छोटे चैप्टर्स, कुछ कम माइनर टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट होते थे ज़्यादा,
चैप्टर्स वगैरह के, तो उस समय में मतलब कि प्रैक्टिस कैसे, मतलब कैसे करवाया जाता था, क्या था? आई थिंक वो मॉड्यूल तो अभी भी कोटा में वैसे ही फॉलो हो रहा है कि 3 वीक के अंदर टेस्ट होना है। अब बस सीबीटी मोड पे होता है, और पहले जो होता था वो ऑफलाइन में जाके होता था। टेस्ट के पैटर्न में एक डिफरेंस है कि पहले जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अलग अलग होते थे। जैसे अभी स्टूडेंट जो जेई का मेन पेपर 2 बार होता है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, उस टाइम पे 3 बार होता था। पहले फिजिक्स होता था 2 घंटे का पेपर, फिर केमिस्ट्री 2 घंटे का पेपर, फिर मैथ्स 2 घंटे का पेपर होता था। तो आपने जब एग्जाम दिया था उस समय पेपर सब्जेक्टिव होता था? हाँ हाँ तो सब्जेक्टिव होता था तो स्टेप मार्किंग्स होते थे उसमें? हाँ, 500 मार्किंग। मतलब जैसे बोर्ड में होता है उस हाँ, तरीके से कि हाँ, भाई ये स्टेप मार्किंग वगैरह? बिल्कुल, डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। तो मतलब कि उस जमाने जिस समय जेई का आईआईटी का पेपर सब्जेक्टिव होता था, 2006 तक ऐसा था। ठीक है, 2006 तक ऐसा था, तो उस समय कितने मार्क्स के पेपर होते थे और कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाते थे? देखो 60 मार्क्स का पेपर होता था जितना मुझे याद है। ठीक है। 60 का फिजिक्स का होगा, 60 का मैथ्स का, 60 का केमिस्ट्री का होता था। और फिर वो इंडिविजुअल कट ऑफ जाती थी हर सब्जेक्ट की, और वो 60 में से इंडिविजुअल कट ऑफ मतलब तीनों की कट ऑफ पार करनी ज़रूरी है। तो वो 8 या 9 मार्क्स के आसपास हर सब्जेक्ट में होती थी, और आपका अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप उसके अंदर खींच के ले जाओ मार्क्स। तो मतलब कि वैसा है। 60 नंबर का पेपर हो रहा है, उसमें से आपके 8 या 9 नंबर मिनिमम आने ही चाहिए। आने ही चाहिए। हाँ, तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो क्रैक फिर करके आप तो नहीं माने, चाहे आपके 2 सब्जेक्ट में आप 50-50 ला के 100 ले आओ, वो नहीं काउंट होंगे। ओके ओके। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 8-8 जो हर साल के ईयरिंग जो सब्जेक्ट्स होते थे एक उसके तरीके से अंदर। हर सब्जेक्ट में पास होना है हमें, हाँ मतलब कि हाँ हाँ, देखिए। हर सब्जेक्ट में ऑलराउंडर का गेम है ना। जैसे हम यहाँ पर अगर हम सोचेंगे पीसीएम की बात हो रही है, जब आईआईटीज़ में जाते हैं तब तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, आपको साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, ह्यूमैनिटी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और फिर आप जितने और इलेक्टिव कर पढ़ना चाहें, मतलब ऐसा दिमाग में रहता है कि अगर हम आईआईटी गए तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। वहाँ जाने के जैसे मैंने बोला, आप ह्यूमैनिटी के कोर्सेज बहुत सारे कराए जाते हैं, क्योंकि सोचो ना, अगर एक इंसान को डेवलप करना है एक एज ए ह्यूमन, जैसे जब वो इन किया है आईआईटी के अंदर तब तो एक स्टूडेंट है, लेकिन जब वो वहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर जाएगा तो पूरी सोसाइटी में जाने वाला है। तो इसलिए उसके ये सारे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स के हों, जैसे मेरे स्कूल में तो स्पोर्ट्स की 0 फैसिलिटीज़ थी। मैंने बड़े बड़े ग्राउंड्स आईआईटी बॉम्बे में ही जाके देखे। अब हिंदी मीडियम के स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ होती है? कुछ नहीं होती। प्रेयर के लिए खुला सा मैदान होता है, छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे प्रेयर हो गई, फिर वापस से ख़त्म। जब बॉम्बे जाके देखा कि क्रिकेट का ग्राउंड अलग है, फुटबॉल का ग्राउंड अलग है, माना कि जनरली तो एक ही जगह दोनों चीज़ें खेल ली जाती है। तो सर फिर रेजोनेंस में आपकी क्लासेस वगैरह चलने लगे बढ़िया, तो उस समय आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब कैसे आप अपना टाइम टेबल मैनेज करते थे? पढ़ाई कैसे होती थी आपकी उस समय? देखो यार, एक ही रूल फॉलो किया है एज ए स्टूडेंट भी और एज ए टीचर भी। मैं एक ही बात बोलता हूँ, टीचर्स ने जो पढ़ाया उसको घर जाके 10 मिनट पढ़ लो, और जो होमवर्क दिया है उसको रोज़ का रोज़ ख़त्म कर लो। ना तो कभी बैकलॉग बनेगा, ना कभी रिवीजन में दिक्कत आएगी। तो जब स्टूडेंट थे तब भी इस बात पे फोकस करते थे, वरना क्या होता है कि जब आपकी क्लास में डिस्कशन चालू होता है और अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपकी आधी क्लास बेकार जाती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट, आपने होमवर्क किया ही नहीं है। होमवर्क किया ही नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। तो फिर आप सोचते हो कि मैं थ्योरी क्लास, जब थ्योरी चालू होगी तब से मैं पढ़ूंगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है पूरे इंडिया के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी क्लासेस करते हैं। अभी पढ़ाते हैं तो क्या होता है, बच्चे आके पूछते हैं कि सर आज पढ़ाएंगे या डिस्कशन करेंगे? पढ़ाएंगे तो रुक जाएंगे, डिस्कशन करेंगे तो क्लास बंक मार जाते हैं। तो ये बात जब टीचर्स हमसे कहते, एक तो हमने टीचर से भरोसा बहुत किया ड्यूरिंग द जर्नी। लड़ जाते थे अगर कोई हमारे टीचर्स की बुराई कर दे तो। समझ रहे हैं आप बात? कैसे कैसे हमारे लिए तो, क्योंकि सोचो एक बच्चा जो कोटा है वो दिन भर उन टीचर्स को देखता है जो उनको पढ़ाते हैं, तो उनके लिए तो वही शाहरुख है, वही सलमान है, तो वो तो उनका आइकन्स हैं। और स्पेशली अगर वो आईआईटी से खुद पढ़े हुए हों, तो जहाँ हम अभी मर रहे हैं एक दिन आईआईटी में जाके बिताने के लिए, सामने वाले आईआईटीएन टीचर वहाँ पे 1200 दिन रहा है, तो क्या होगा? वो तो आपको सिर्फ एंट्रेंस नहीं, कॉलेज के अंदर क्या क्या होगा वो सारी कहानी समझा देगा कि वहाँ किससे मिलना है, कौन सा प्रॉफ कैसा है, किससे कैसे बात करनी है, सीनियर्स का क्या रोल होता है। तो मेंटर का रोल तो हमेशा ज़रूरी ही है। तो जेई प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में होमवर्क रोज़ करता था, ये रूल था। कभी नहीं हुआ तो कोशिश करता 70-80% करें, फिर बस पता ही नहीं चला कब एग्ज़ाम का डे आ गया। एग्ज़ाम के लिए जयपुर सेंटर आया, जयपुर देकर आए। जैसा एग्ज़ाम पूरे मार्क्स यहाँ के टेस्ट में भी नहीं आते थे,
वहाँ के में भी नहीं आते, तो पता होता था कि हाँ इतने इतने आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। 30-40-50% के आसपास मार्क्स आ रहे थे, वी आर वेरी हैप्पी। तब इतना ही था सब्जेक्टिव का। फिर बस रिजल्ट डे आया क्या घर पे। एक्सपेक्टेशन कैसी थी? रिजल्ट डे के दिन का रिएक्शन कैसा था? रिजल्ट डे का रिएक्शन यही था कि मतलब डिस्कशन पेपर देने के आने के बाद चालू हो ही जाता है, तो मैंने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट नहीं किए थे, क्योंकि इसमें भी एक कैच है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप पूरा एनालिसिस कीजिए पेपर का, उससे क्या होगा कि आपको अपनी गलतियां दिखेंगी, आप इम्प्रूव करोगे। अब जब आपने फाइनल पेपर दे दिया है, अब दोबारा तो होने वाला नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन में जाके अपना दिमाग क्यों ख़राब करना, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो फाइनल डे देख के आने के बाद मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे, पर एक फील था कि पेपर ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, अपना हो जाएगा। अच्छा, सोच ये रहा था कि मेरी जो रैंक है वो 200, 250, 300, 500 के आसपास आएगी, ऐसा मैं सोच के बैठा हुआ था, कॉन्फिडेंट था। तो घर पे जब डिस्कशन हुआ कि भाई पहले क्या टाइम वगैरह सब डिसाइडेड था, डे वगैरह भी डिसाइडेड था, अभी भी रिजल्ट का डे तो डिसाइड ही होता है एडवांस के अंदर। तो घर पे डिस्कशन ये था भाई क्या होगा नहीं होगा। पेरेंट्स का क्या है ना कि कई बार वो आपसे स्ट्रेट सवाल नहीं पूछते हैं। जो मेन क्वेश्चन होता है, अगर आपने नोटिस किया हो, तो वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो घूम रहा है हवा में, वो पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ कि भाई ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई क्या रिजल्ट आएगा, पर आप उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली आंसर करते चले जा रहे हो कि हाँ देखते हैं कैसा आएगा क्या आएगा। मैं कॉन्फिडेंट था कि हो तो मेरा जाएगा, और ये मेरी रैंक की एक्सपेक्टेशन थी। तो फिर आसपास वाले जो जिन्होंने और दिया था उनका बिगड़ा हुआ था। मम्मी पापा ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि क्या पता इसका रिजल्ट अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसको यहीं रखो। और मोबाइल पे देख नहीं थे, साइबर कैफ़े जाना पड़ता था, मोबाइल पे तो देखा नहीं जाता था, नेट था नहीं। तो फिर साइबर कैफ़े जाके देखता था। तो पापा ने बोला तुम यहीं रुको, तुम ऐसा करो, होने तो वाला ही तुम्हारा, तुम नहा लो, हम मिठाई विठाई लेके और रिजल्ट देख के हम आते हैं। चेक करके आते। ये उनका जानबूझ के ऐसा डिसीजन था कि अगर नहीं हुआ तो घर पे ही रखते, रोएगा गाएगा तो यहीं होगा जो भी होगा। फिर जब वहाँ गए तो फिर वापस जब आए पापा, तो मतलब मिठाई विठाई, पापा के एक दो दोस्त वगैरह भी आए। तो पता चला कि भाई हाँ हो गया IIT में हो गया है। आसपास वाले मोहल्ले वाले भी आ गए, भाई हाँ JEE क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन आधे एक घंटे तक रैंक का डिस्कशन जब भी मैं पूछूं पापा अवॉइड कर दें। है ना, रैंक नहीं बता रहे। हो गया बस। हाँ हो गया। तो मैंने क्या बहुत पीछे की रैंक आ गई क्या, बता नहीं रहे पापा। ऐसा चलता रहा। फिर रैंक का पापा ने बताया, पापा क्या रैंक आई बताइए तो सही। तो पापा रैंक बताई कि तुम्हारी रैंक 1868 आई, 1868 है ना। हाँ, तो थोड़ी देर लगा। फिर जिन दोस्तों के कोचिंग में मॉक टेस्ट में मुझसे ज़्यादा मार्क्स और अच्छी रैंक आती थी, जब तक पता चला उनका हुआ भी नहीं था। अच्छा, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या बहुत पीछे रैंक आई, किसी की 3000 आई, किसी की 2500 आई, एक दो के आगे भी आई थी, अच्छी भी आई थी, ऐसा भी नहीं कि सारे पीछे चले गए थे। तो अच्छा भी लगा कि यार मैं तो उनसे बेटर कर गया। एक जो होता है ना रिलेटिवली कि अच्छा, अगर आपसे अच्छे पढ़ने वाले की जो मॉक टेस्ट में बहुत पीछे रैंक आई, आपकी उससे अच्छी आई, तो फिर आपको फील गुड लगने लग जाता है। 5 मिनट में बात डाइजेस्ट कर ली कि हाँ ठीक है यार, नेशनल लेवल एग्जाम था, हो गया, 1868 आ गया, तो वी आर हैप्पी। हाँ यार, सही वी आर हैप्पी। फिर उन्होंने एक डेटा भी निकाला था काउंसलिंग टाइम में, जब जाके देखे तो 548 के अंदर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने होंगे, क्या लगता है आपको उस टाइम पे? जस्ट एक नंबर, 548 ने IIT बॉम्बे एनरोल किया था, उसके अंदर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने थे? 100 बच्चे होंगे? नहीं, 13 बच्चे, सिर्फ 13 बच्चे थे। अरे बाप रे, सिर्फ 13 बच्चे। उसमें से आप एक थे? हाँ, उसमें एक मैं था। उसमें 13 बच्चे थे, और बस उसमें एक हम थे हिंदी मीडियम। मतलब स्टेट बोर्ड के और भी रहेंगे, कोई गुजराती का रहा होगा, कहाँ रहा होगा, हिंदी मीडियम वाले बहुत कम डेटा था इतने। तो हमारा एक अलग से ग्रुप बना हुआ था। अच्छा, हिंदी माध्यम वाले, हिंदी मीडियम वालों का, क्योंकि वहाँ जाते ही इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं साउथ के प्रोफेसर्स, उनका एक्सेंट ही पकड़ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे बात? मतलब हमारी तो पढ़ने की आदत प्योर हिंदी में, लिखा हुआ भी हिंदी में चाहिए। वहाँ पे जो प्रॉफ आया है, और वर्मा सर हो, BV राव सर हो, सब हिंदी में ही पढ़ाते थे, टर्म्स इंग्लिश में होती थी, इसलिए कंफर्टेबल थे। वहाँ सब इंग्लिश में। तो वहाँ पे जाके फिर ये एक नया चैलेंज। तो बच्चे सोचते हैं ना कि एक बार JEE क्वालिफाई कर लिया तो हमारे बस लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल और ये चैलेंजेस तो लाइफ लॉन्ग आना है, लाइफ लॉन्ग आना है। इवन आप IIT में भी चले जाओ, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, और वहाँ जाने के बाद बैकलॉग जितने आ जाते हैं कि IIT उनकी डिग्री को टर्मिनेट कर देती है।
हाँ तो बस ऐसा होता है कि आईआईटी जाने के बाद आप आईआईटी में फेल हो जाओ सिलेक्शन हाँ के बाद जब होता है ना, अच्छा होता है। होता है। आपके 4-5 बैकलॉग अगर हो गए हैं, बैक आ गई हैं आपके 1-2-3 सेमेस्टर में, तो रूल तो पहले तो यही था, पता नहीं कितना चेंज हुआ है कि आप 4 साल की डिग्री 6 साल में करके निकल सकते हो, या मैक्स 7 साल का एक्सटेंशन। उससे ज़्यादा है तो फिर वो टाटा बाय बाय, घर भेज देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। ऐसा हुआ है बच्चों के साथ जिनका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छे रैंक के साथ गए और फेल हो गए जाके आईआईटी में? हाँ हाँ, मेरे साथ ही था जो कोचिंग में पढ़ता था। अच्छा। मेरी 1800 पे रैंक थी, उसकी 1600 पे रैंक थी, अच्छा अच्छा। और जनरल से ही था वो, है ना। और उसके बाद उसे वहाँ जाके क्या, फ्री में इंटरनेट पूरा मिलने लग गया, तो दिन रात वो क्लासेस बंक करके सिर्फ इंटरनेट पे गेमिंग खेलता था। और भी तो उसको विद इन 2 साल के अंदर उसकी 7 या 8 से भी ज़्यादा बैकलॉग हो गए थे, तो उसको एक्सपेल कर दिया था। फिर उसने कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से फिर किया बीटेक पूरा। तो अरे तो इतना तो ऐसा बिल्कुल आईआईटी निकालने का मतलब क्या हुआ? मतलब वहां भी जाके कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। जो बैलेंसिंग की बात जो हम कर रहे हैं कि पीसीएम के बैलेंसिंग नहीं सिखाता, ये तो आपको आपके चैलेंजेस में बैलेंसिंग आपको सिखाया जाएगा कि आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। मतलब आपके सीनियर जब आपकी क्लास में आके बैठ रहे हैं तो आप समझ जाते हो कि इनका बैक लगा हुआ है, क्योंकि कल तो इन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया था, ये हमसे ये सब करवाने को बोल रहे थे, और आज ये हमारे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सारी पोल पट्टी एग्जामिनेशन डे के दिन खुल जाती है कि किसके कितने बैक लगे हुए हैं। ये सीन रहता है। जब पापा ने रैंक बताई 1868 आई है, घर पे चिल था, चलो रात को रिलैक्स होकर सो भी गए। 2 दिन बाद क्या काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है, 2-3 दिन बाद, तो आपको वापस से उसके लिए आगे का जो प्रोसीजर है कि मार्कशीट अपलोड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो मैं वापस से साइबर कैफ़े वाले के पास, इस बार मैं अकेला गया। ठीक है। तो साइबर कैफ़े वाले भैया मुझे एक कहानी सुनाते हैं कि रिज़ल्ट वाले दिन वहाँ क्या हुआ, जिस दिन रिज़ल्ट पापा देख रहे थे। मतलब मैं नहीं था, पापा रिज़ल्ट देखने पहुँचे हैं, और 5-8-10 लोग भीड़ लगी हुई है कि सबको रिज़ल्ट देखना है। तो ही स्टार्टेड सेइंग, शुरुआत की कि भाई ओम, तुम्हारे पापा आए थे और उन्होंने जो हल्ला मचाया है, जो गदर मचाया है, उसकी कहानी तो सुन लो। तो मैंने कहा अच्छा। साइबर कैफे में? साइबर कैफे में क्या? हाँ बताओ क्या हुआ। कि 2-3 जने तुमसे पहले जो दिन का देखा गया था, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। रोल नंबर में डाल रहा था और टाइम भी लगता था लोड होने में, तो आता था नॉट क्वालिफाइड। तो मतलब पूरे साइबर कैफे में एक मायूसी का माहौल छा गया था। तो मैंने कहा अच्छा। फिर जब तुम्हारा नंबर आया तो पापा ने डरते डरते बोला, देख लो भाई, क्या पता हमारा जब किसी का नहीं हो रहा तो इसका कहाँ से हो जाएगा। तो पापा तो है ना, पापा तो क्या देख ही रहे ना चेन में, किसी का नहीं हो रहा है, क्या पता। फिर जब रिजल्ट देखा, वो धीरे धीरे लोड होता है जैसे मूवी में आता है, ऐसे जब स्पीड वैसी है, धीरे धीरे आया क्वालिफाइड, दिस इज रैंक। तो फिर पापा इतने खुश हुए कि वो मुझे जैसा बताया कि उन्होंने उनको कुर्सी के साथ उठा लिया था। अच्छा, कैफे वाले को? कैफे वाले को कुर्सी के साथ उठा। हाँ, मेरे पापा की बिल्ड अच्छी है, तो कुर्सी के साथ उठे, वो इतने खुश हो गए थे। फिर उन्होंने, अंकल जी मुझे वो नीचे उतारो। तो उसने कहानी सुनाई, क्या मैं तो उस दिन खूब मिठाई खूब खाई थी, मैंने खूब रिजल्ट देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने कॉमेडी हो गई ये तो। हाँ, तो सोचो एक पेरेंट्स कितने खुश होते हैं। एक पापा मम्मी की जो खुशी होती है, कितने खुश हो जाए। अगर नहीं भी होता तो वो डांटते नहीं मुझे आके, ऐसा नहीं होता, पर वो अगर होता है तो उनकी सीमा उनको खुद को पता नहीं होगा। फिर 5 मिनट बाद उनको भी लगा होगा कि हाँ मैंने कि क्या हुआ, जो एक अंदर से जो आता है। तो उसके बाद वो अभी तक मुझे कभी मिलते हैं तो वह बात वहीं से चालू होती है कि यार तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारे जेई में हुआ था, और आज के बाद किसी ने मेरे साथ ये नहीं किया। मैं अलर्ट रहता हूँ अब से। फिर बस कॉलेज सिलेक्शन हुआ तो फिर अभी तो कोई गोद में उठाए, अभी कोई फेंक ना दे उठा के छत पे। अब तो सबके मोबाइल नेट पे आ जाता है, घर पे ही चेक कर लेते हैं सब। अब तो सीन अलग हो गया है कि पुराने और इसमें तो क्या है, पहले तो जाना पड़ता था, अब तो खैर सब हर कोई घर पे ही नेट देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। समय का परिवर्तन है। तो सर फिर कैसा था रिएक्शन, मतलब कि पहला दिन जब आईआईटी बॉम्बे पहुंचे तो पहला दिन का कैसा था सर? एकदम से एक्साइटमेंट आपके अंदर? अरे बहुत बढ़िया था। मतलब ये सोचो कि जैसे टिकट्स बुक हुए, मैं तो हर दिन ये सोचता था जल्दी जल्दी बॉम्बे जाया जाए। दूसरा क्या, क्रेज़ मूवीज़ से बहुत था, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ शुरू से ही। तो आर के वर्मा सर गाने बहुत सुनाते थे, तो एक तरीके से एक जोनर सेट था कि अब बॉम्बे ही जाना है वहीं पर। तो फिर टिकट्स बुक होते ही पहुँच गए। और जब आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर एंट्रेंस करोगे, आपने भी आई थिंक वहाँ से वीडियोस बनाए होंगे, तो आप देखोगे कि दोनों साइड तो खजूर के पेड़ हैं, और जो ग्रीनरी है, और वही रेड और येलो कलर की जो टैक्सी,
जो आप मूवीज़ में देखते हो जो बॉम्बे की पहचान है, उसमें जब बैठ के जब आप एंट्रेंस करते हैं, हाँ आज भी चलती है हाँ आज भी चलती है, तो जब आप एंट्री करते हैं उसके अंदर, तो वो जो फील आती है, और वो क्या होता है ना, जैसे एक बहुत फैक्चुअल बात है कि स्कूल में एडमिशन तो ना पेरेंट्स अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं, लेकिन कॉलेज का एडमिशन तो जो बच्चा होता है वो अपने दम पे करता है। मार्क्स कम ज़्यादा तो फिर कोई और कॉलेज, ना प्राइवेट कॉलेज ना कुछ और, तो वो खुद लगता है कि हाँ मैंने कुछ थोड़ा बहुत किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेई में सेलेक्ट होने के बाद कहीं और इज्जत बढ़े या ना बढ़े, सबसे पहले इज्जत घर में बढ़ती है। सबसे पहले इज्जत घर में बढ़ती है कि पिता भी ये सोचता है कि चल मैं कहीं प्लॉट ले रहा हूँ तो एक बार, या कुछ और बिजनेस में सोचता है एक बार बेटे से डिस्कस कर लूँ, उसने भी कुछ क्रैक मचाया हुआ है। तो वो एक सिंसियरिटी में सबसे पहले घर से शुरुआत होती है। और वहीं पर अगर थोड़ा आपने नाम डुबोया ही है तो फिर सोचते हैं हाँ इससे क्या पूछना, ये एटीट्यूड पेरेंट्स का आ जाता है। तो इसलिए हम बच्चों से कहते हैं थोड़ा बहुत मचा लो, चांस मिला है, अच्छी फैमिली में हुए, पेरेंट्स अगर पढ़ा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं तो पढ़ लो। फिर से बॉम्बे की हम बात करें तो पसंद था, देखा जितना, एक तो सोचना, यूट्यूब पे कोई वीडियोस तो होते नहीं थे कि देख लिया कैसा है, तो वहाँ पे जब जाके देखा तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। मतलब एक MNIT जयपुर देखा था, उससे अगले साल बॉम्बे देखा। आज भी दिल से उन प्रोफेसर को धन्यवाद देता हूँ MNIT वालों को, और कि भाई उन्होंने मुझे बोला हाँ कि NIT छोड़ के फिर से वापस से ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करके फिर IIT में जाना, हाँ तो उससे और बेटर ही मिला, रिस्क लिया लेकिन सही है। जब फैमिली साथ होती तो रिस्क लेने में मज़ा भी आता है, थोड़े चैलेंजेस हो तो। बस बॉम्बे पसंद आया, जो ब्रांच के हिसाब से बीटेक लेना था, और नैनोटेक का उस टाइम पे बूम चल रहा था, काफ़ी क्रेज़ था, तो मेटलर्जी एंड मटीरियल साइंस में इसके काफ़ी स्कोप था, ऐसा वहाँ के लोगों ने गाइड किया। तो फिर हमने पहली चॉइस भरी थी IIT बॉम्बे, मेटलर्जी एंड मटीरियल साइंस। और भी ब्रांचेस अवेलेबल थी, जो एरोस्पेस 5 ईयर मिल रहा था, इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह के 5 ईयर मिल रहे थे, पर बीटेक ही लेना था और बॉम्बे छोड़ना नहीं था, कानपुर या किसी और IITs में जाना नहीं था। ये सब हम टीचर से बात करके भी कोटा से आए थे, RK वर्मा सर से, सबसे, कि थोड़ा अगर मौज मस्ती वाला मन है तो दिल्ली और बॉम्बे जाना, बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो कानपुर और चेन्नई जाना। ऐसा हमें जनरल जो फेलिसिटेशन हुआ था कोटा में उसमें समझा दिया था। बस कॉलेज मिल गया और बस चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो पहले सोचा था शायद अब 2-4 महीने मौज मस्ती चलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। फंस गए थे ट्रैप में, पेरेंट्स भी नहीं थे। अब प्रोफेसर सर कैसे थे IITs के? बहुत अच्छे क्लासेस कैसे होती है, मतलब क्लासेस वही मॉर्निंग में स्कूल क्लासेस की तरह बैग टांग के हॉस्टल से निकल के चले जाओ? हाँ, बैग लेके जाओ नहीं जाओ तो आपकी चॉइस है, वरना एक ही रजिस्टर में सब कुछ लिख लो, वो वाली चॉइस है। बात क्या, मुंबई में बारिश बहुत होती है, तो अगर हम ये सोचेंगे बारिश रुक जाएगी इसके बाद ये काम करेंगे, तो फिर तो सोचो वो काम ही नहीं होने वाला है। तो पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे IITB के अंदर, तो पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए जाना है, भीग जाते थे। अम्ब्रेला मस्ट है, जैसे आजकल फ़ोन ज़रूरी है, उस टाइम पे छाता होना बहुत ज़रूरी होता था। तो मॉर्निंग क्लासेस, और वीक में 3 दिन हमारी लैब्स वगैरह होती थी आफ्टरनून के अंदर। 5 डेज़ क्लासेस, 2 दिन फ्री, सैटरडे संडे, बस यही लाइफ है। सीनियर्स के साथ मौज मस्ती चल रही है, कोई हर तरह की मस्ती मजाक चलते ही थे। मैस का खाना, मैं था कोटा में लेकिन रहता घर पे था, तो मेरे लिए थोड़ा ये अलग था, जो घर से दूर रहना, क्योंकि जो बच्चे एकदम से कोटा आते हैं उनका क्या है कि वो तो घर पे, इनके लिए हॉस्टल भी चेंज होता है। मेरे लिए वो चेंज नहीं था, मेरे लिए वो फर्स्ट सेपरेशन मैंने कॉलेज में जाके फील किया था। होम सिकनेस वाली बात, पेरेंट्स से दूर रहना, दूसरा जो खाना वगैरह का जो चेंजेस आता है पूरा वो सब वहीं पे फेस किया था। बट वो रूटीन उनका ऐसा है कि पेज तो 3 ही भरे हैं और उन्होंने बोला कि अब आपका टेस्ट है। तो जो जेई के लिए टीचर्स मर के पढ़ाते हैं ना, पीछे पढ़ के, वहाँ नहीं पढ़ाया जाता ऐसा। अच्छा, वहाँ तो आके प्रोफेशनली आके पढ़ा दिया, अब आपको इंटरेस्ट है तो आप लाइब्रेरी जाके पढ़ लो, वरना सीनियर्स के जो नोट्स होंगे उनको ढूंढ के लेकर आओ, उससे पढ़ो। लेकिन जैसे यहाँ पर हम पीछे पढ़ के पढ़ाते हैं ना, डांट भी देते हैं, बेटा ये पढ़ के आना, ये आएगा नहीं करके आ रहे, वहाँ नहीं पूछते, इतना कंपल्शन नहीं है कि आपको ये बोला ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही कि आप अपना फ्यूचर बनाने आए हैं, तो इस फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा चिंता आपको होनी चाहिए। तो उसी मोड में वो रहते हैं, प्रोफेसर आके पढ़ चले जाते हैं। अब टेस्ट होगा, अब आप सोचोगे इसमें तो 2 ही पेज भरे हैं, इसमें क्या पूछेंगे। फिर बस काम आता है सीनियर्स का, और जिस चीज़ के लिए IITs जाने जाते हैं वो है अलुमनाई नेटवर्क, आपके सीनियर्स के साथ कनेक्शन कितना है, नेटवर्किंग, उसी लिए उसका नाम है। बाकी तो क्लासरूम तो सब एक जैसे दिखते हैं,
प्रोफेसर्स ऑब्वियसली बात है बहुत वेल कनेक्टेड हैं अक्रॉस वर्ल्ड। अगर आप सच में अगर आपको कोई प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर देता है और आपका है कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, किसी और में जाना चाहते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द पैशन। और बॉम्बे और दिल्ली का ये है कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है, वो ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको आगे पढ़ना है, नौकरी के लिए जाना है, या फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है, या किधर जाना है, या प्योर टेक्निकल बैकग्राउंड पे जाना है। ये ऑप्शंस हमें स्कूल पे तो समझ में नहीं आते, बस नाम है। आज हम किसी से पूछेंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है या कौन सी इंजीनियरिंग पसंद है, तो या अधिकतर बच्चे रैंडम नाम लेते हैं कि हाँ आजकल ये चल रहा है, हाँ आजकल एआई चल रहा है, एआई नाम ले लेते हैं। लेकिन जब अब तक आप सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीज़ समझ में आती है और मेरा पैशन किसके अंदर है। तो ये चीज़ वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तभी पता चलेगा। जैसे स्पोर्ट्स के भी वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं खेलने के लिए। अब ग्राउंड ही नहीं है तो कोई कहाँ से खेलेगा। कोई अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही मिलेंगे। तो इसलिए फ़र्क पड़ता है कि आपका प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो लोग अगर ग्रेजुएशन आईआईटी से करते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं, उसके ऊपर ही जाते हैं। सेम अगर किसी ने प्राइवेट कॉलेज से किया है तो वो चाहेगा कि उसका एमटेक या पीएचडी आईआईटी से हो। गेट क्लियर हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर एक सवाल मेरा है कि आईआईटी में इंजीनियरिंग करने की मतलब बीटेक करने की फीस क्या लगती है? मतलब कि वहाँ पे फीस हमारी मेरी 36,000 36,000 पर सेमेस्टर। अच्छा, उसमें रहना खाना सब नहीं, मैथ्स का अलग था, ये ट्यूशन फीस है। ठीक है। और मैथ्स का था 1200 के आसपास मंथली एक्सपेंडिचर था। कैंटीन तो आपका पर्सनल यूज़ के हिसाब से है, पर ये मैथ्स का फीस 1100-1200 था, 1000 के आसपास। आज क्या है? आज का नो आइडिया। रिसेंटली इस बारे में बच्चों से नहीं पूछा कि फ़ीस क्या है। फ़ीस तो आई थिंक 2 लाख के आसपास है अभी ईयरली अगर हम बात करते हैं तो। जो भी रहेगा हम यहाँ दिखा देंगे सामने स्क्रीन पे। जी जी। और एक बात और कि मान लीजिए कि एक जो बच्चा है वो फाइनेंशियली वीक है, और मतलब कि मेहनती बच्चा है, उसने आईआईटी क्रैक कर लिया, लेट से आईआईटी बॉम्बे भी उसको मिल रहा है, तो वो फ़ी कैसे दे पाएगा? अगर जैसे कि अभी अगर 2 लाख भी फ़ी है आईआईटी की, तो वो कैसे फ़ी पे कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मीन्स करके स्कॉलरशिप है, एमसीएम करके। तो जिनका भी अगर ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस है उनकी तो फीस ही नहीं लगती है। अच्छा, फीस ही नहीं लगती? मतलब बहुत मिनिमम। जैसे मेरे टाइम पे अगर वो 36,000 थी तो वो रिड्यूस होके 6,000 पे आ जाती है। इतना डिफरेंस है, समझिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बाकी सब वेव ऑफ हो जाते हैं। देखो, पढ़ाई करने वाले के लिए या जिसमें ज़िद आ गई है उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है। और मैंने ये स्कॉलरशिप ली थी, मैंने तो ली थी भाई, मैं पेरेंट्स के पास इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तो मुझे मालूम है मेरी 36,000 वाली फीस 6 या 7,000 पे आ जाती थी। तो सर एक बार आप बता रहे थे कि एसी वर्मा सर आए हुए थे शायद आईआईटी बॉम्बे में, तो आप मिले थे उनसे? मतलब कि कैसा था? हाँ, अरे वो बहुत फ़नी किस्सा हो गया था। उसमें हुआ ये था कि हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पे हमेशा एक, अगर कुछ भी इवेंट पूरे आईआईटी में हो रहा है तो हर हॉस्टल के अंदर एक नोटिस लगता था। अब मैं जैसे मैं बताया कि पी बहादुर सर से मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा था, तो एससी वर्मा सर की भी बुक सर हमसे सॉल्व करवाते थे। वर्मा सर इरोडो और एससी वर्मा के क्वेश्चंस को देते थे। ठीक है। तो एससी वर्मा सर का जब नाम आया, अब आजकल तो सब क्या है, उनको देख लेते हैं यूट्यूब पर वगैरह, तब तो नाम से ही मतलब दौड़ते थे हम, भागते थे। तो उनका पता चला कि उनका टॉक है एलटी के अंदर, तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही। तो लैब से दौड़ता हुआ मैं मैथ्स आया, मैथ्स में आने के बाद स्नैक्स लिया और दौड़ के वापस जाना था। लेकिन ये इनिशियल बात है जब मैं कॉलेज में गया ही था। तो जब गया ही था तो मुझे वहाँ के पूरी बिल्डिंग्स का पता नहीं था कि ये ऑडिटोरियम कहाँ पर है ये वाला। तो पहुँच गए ऑडिटोरियम के आसपास। अब उसमें 3-4 ऑडिटोरियम में थे, तो कौन से में जाना है ये पता नहीं चल रहा था, या कौन से ऑडिटोरियम में ये होगा। वहाँ पहुँचने के बाद जब पता चला कि भाई इसमें है या इसमें है या इसमें है, सो एक सज्जन वहाँ पे घूम रहे थे गार्डन के अंदर। तो मैं उनके पास जाके पूछता हूँ और बोलता हूँ कि सर वो एससी वर्मा सर का सेशन कहाँ पे हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि सामने वाले के अंदर हो रहा है। कि मुझे भी उसी में जाना है, मैं उसी के अंदर चल रहा है, आप उसमें चले जाओ सीधे। तो मैं सबसे लेट आया था, तो भीड़ भी नहीं थी, फटाफट बैठा ओने कोने में जहाँ जगह मिली वहाँ जाके बैठ गया। बैठने के बाद वहाँ पर हो ये रहा था कि जो अंदर जो स्टेज संभाल रहे थे वो एक भूमिका बना रहे थे कि अब किसके लिए, फिर हाइप बना रहे थे। फिर उन्होंने उनको बुलाया अंदर, जो गेस्ट थे एससी वर्मा सर,
और जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो ही वॉज द सेम पर्सन जिससे मैं पूछ रहा था कि एस सी वर्मा सर का सेशन कहाँ पे हो रहा है। और मैं उनको ये सोचता रहा कि यार इन्हीं से तो मैं पूछ के आया था कि एस सी वर्मा सर का सेशन कहाँ पे हो रहा है, और ही इज़ द सेम पर्सन, ही इज़ द एस सी वर्मा। तो मतलब मैं सोचता बहुत देर तक, तो शॉक्ड भी रहा 7-8 सेकंड तक। और मैं पास वाले को बोलता रहा, अरे मैं इसी से पूछ के आया था, अरे मैं इन्हीं से पूछ के आया था कि एस सी वर्मा सर का सेशन कहाँ चल रहा है। और फिर जब उन्होंने बात शुरू की तो उन्होंने खुद ने स्टेज पे ये मेंशन किया कि अभी कोई हमारे ही बारे में हमसे पूछ रहा था। और मैं उस दिन पूरे हॉस्टल में फेमस हो गया था जब आप कि भाई एक लड़का है अपने साथ आया है जो एस सी वर्मा सर से एस सी वर्मा सर के बारे में ही पूछ रहा था। तो नए नए जब होते हैं तो ऐसे ही यारी दोस्ती शुरुआत होती है। यहाँ से भी कहानी शुरू हुई जब रात को मेस में मिले, अरे यार ये वही है, ये ओम वही है जो सर से सर के बारे में ही पूछ रहा था। ये मुझे आज भी याद आता है तो बस हंसी आ जाती है। फिर उसके बाद सर बीटेक हुई आपकी वहाँ से, फिर बीएआरसी में आप रिसर्च फेलो रहे, तो उसकी क्या स्टोरी थी सर? नहीं, मैंने रिसर्च फेलो जो मैं रहा, के बारे में फिर हाँ, बीएआरसी मैंने कॉलेज के साथ में गया था। अच्छा, कॉलेज के साथ? हाँ, ये स्टूडेंट्स को भी लगता है कि मैंने वहाँ जॉब या कुछ बाद में क्या, नहीं। जब मैं पढ़ने वाला रहा हूँ, जैसा अब तक कहानी में आपको लगा होगा, तो मैं वहाँ पर एक प्रोफेसर भार्गव हैं, पराग भार्गव हमारे डिपार्टमेंट में है, प्रोफेसर पराग भार्गव। बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको देखेंगे वो भी जानते हैं, और सर से तो मैं अभी भी वेल कनेक्टेड हूँ। तो मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही सर के साथ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह करना, ये सब रुचि रहा है काम करने का। तो मैं पढ़ता बहुत था, मेरे हिसाब से तो मैं काफ़ी पढ़ता था, और सर को ये बात पता थी। तो सर से कभी ना कभी डिस्कशन में जो सर के साथ दूसरे स्टूडेंट रहा करते थे, जो एमटेक्स वाले थे या पीएचडी वाले थे, तो बीएआरसी का नाम मैंने बहुत सुना था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो अब क्या करते, जब आप एक गोल अचीव कर लेते हो, आप अगला बना लेते हो कि अब इधर जाना है। मुझे ये पता था कि मुझे जॉब ही करना है आगे जाके, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, घर के लिए चाहिए। तो मैं सोचता था कि अगर यहीं पर रहते रहते अगर मैं किसी तरीके से किसी और इंस्टीट्यूट में, जैसे बीएआरसी या यहाँ पे जाने का मुझे मौका मिल जाए इसरो में, तो ब्रांच वाइज तो इसरो में चांसेस कम थे, सिटी का भी रिस्ट्रिक्शन था कि दूसरी सिटी में है, लेकिन ये मुंबई में ही था, ट्रॉम्बे में बीएआरसी। तो सर ने कुछ मुझे बीच में असाइनमेंट्स वगैरह दिए कि अगर तुमने ये कर लिया देन आई विल रिकमेंड, अगर तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा। तो फिर फाइनली मैं पूरा जी जान से लग जाता था और वो कंप्लीट कर लेता था। फाइनली फिर सर ने, भार्गव सर ने मुझे बुलाया और बोला कि ठीक है, नाउ आई विल रिकमेंड यू टू बीएआरसी, कि तुम वहाँ पे एक प्रोजेक्ट, वहाँ पे प्रोफेसर त्रिवेदी हैं, ए.के. त्रिवेदी, उनके अंडर तुम करना। बस मैं तो खुश, ये तो मैं चाहता था कि यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आ रहे हैं, जितने भी इंडिया के आ रहे थे, तो वो बस मुझे जब मिला तो मैं बहुत हैप्पी था कि हाँ ये सर ने आज ये काम एक और घर पे बताया, सब जगह बताया, और वहाँ पर एक तरीके से 4 महीने के लिए मुझे असाइन हो गया। अब उसका सीन ये है कि हर वेडनेसडे को IIT बॉम्बे में एक बस जाती है ट्रॉम्बे के लिए, ट्रॉम्बे उस जगह का नाम है। और अगर आप उसको देखोगे तो वो ऐसा है कि उसके 2 तरफ तो बटालियन है, पहाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर बटालियन रहती हैं, और एक तरफ अरेबियन सी है, है ना, अरब सागर है ही सही, और एक ही एंट्री है उसकी। इतना वो सिक्योरिटी के अंदर वो रहता है, इतना IIT बॉम्बे नहीं है। IIT बॉम्बे में तो आप किसी का आई कार्ड दे के एंट्री कर सकते हो, तो वहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शन थी। और आर्मी वाले, जो मैं खुद 6 फीट का हूँ, 6.5 फीट 7-7 फीट के जो लोग हैं राइफल्स के साथ घूम रहे हैं, कर रहे हैं, इतना सिक्योरिटी टाइट। फर्स्ट डे जब पहुँचे, पूरी बस के अंदर प्रोफेसर्स हैं, PhD वाले हैं, बीटेक में अकेला हूँ। बीटेक जनरली इतना पढ़ते नहीं वहाँ पे जाके, या तुमको रिकमेंडेशन नहीं मिलती है। तो जब हम पहुँचे तो जो मैंने देखा माहौल कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तो उस दिन मुझे ये सेंस आया कि अगर मैंने यहाँ कुछ भी गड़बड़ कर दी, इन द सेंस कोई प्रोजेक्ट में फेल हो गया या मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं चला, तो यहाँ पर टैग ये कैरी हो रहा है कि IIT बॉम्बे से लड़का है, उसने गड़बड़ किया है। यहाँ ओम शर्मा कोई नहीं जानता है। तो उस दिन समझ में आया कि टैग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने कहाँ से लिया है। आप समझे इस बात को? तो अगर वहाँ कुछ भी होता है गड़बड़, जो सिक्योरिटी को देख के भाई यहाँ कहीं भी घूमना फिरना नहीं है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है, दैट इज़ द थिंग। तो वहाँ पे जाने के बाद में 3-3.5 महीने के आसपास में वहाँ पे हर वेडनेसडे को हमें कुछ काम होता था, तो वहाँ जाते थे, पूरा सुबह से शाम वहाँ रहते थे। पूरा उसके अंदर हमने वहाँ पे सोडियम बोरेट बनाया था,
मैं बता दूं होता क्या बच्चों है को। बीएआरसी में एग्जैक्टली, रिसर्च मतलब है क्या बीएआरसी? रिसर्च है। अच्छा। तो जैसे जितने भी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट फंडेड, जो कुछ पब्लिक डोमेन में होते हैं, कुछ प्राइवेट डोमेन में होते हैं, जो रिसर्च वो पूरा करते हैं। जैसे डीआरडीओ आपने सुना है, वो डिफेंस के लिए है। इसरो जो है स्पेस के लिए है। और बाकी जो जो रिसर्च है वो बीआरसी के लिए, इतनी मेरी समझ कहती है। तो वहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, तो उनसे आप इंटरेक्ट करोगे तो हर तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर, और इतना सिक्योर्ड है। तो ये जो सेंस ऑफ कि आपका टैग कैरी कर रहे हो आपके अगर, तो बहुत सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ हो जाती है। मेरे साथ ये था कि मैं सबसे जूनियर था, बाकी सब पीएचडी वाले एमटेक्स थे या सीनियर प्रोफेसर्स थे, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था, बहुत सारी बातें। तो फिर उनका मैं लाडला भी था, कुछ भी छोटा मोटा काम है तो मुझे ही करने को मिलता था कि जिस जो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक के अलावा कि अब ये करके लेके आएगा। तो यारी दोस्ती सबसे अच्छी हो गई थी, और वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था जो मैंने सीखा वहाँ पर। जो भी एक्सपेरिमेंट ही हम करते थे, नैनो सिंथेसिस से हमने सोडियम बोरेट बना था, जो एक ब्लास्टिंग के थ्रू बनता है, पाउडर के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। तो प्योर एकेडमिक बड़ी बड़ी फर्नेसेस वहाँ पे देखी कि कैसे आप 2000 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हो, 3000 डिग्री पे कैसे चले जाते हो छोटे से बॉक्स के अंदर ही। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिली थी। ये बीआरसी की स्टोरी। तो मैंने वहाँ जॉब नहीं किया था, मैं कॉलेज के साथ साथ वहाँ पे जाता था। तो सर उसके बाद फिर जॉब वगैरह कहाँ लगा, फिर कोटा कैसे आना हुआ, कोचिंग हाँ वगैरह हाँ ये हाँ, सब? कोटा आने का ये हुआ कि जॉब का जब फाइनल ईयर आया तो जॉब दिसंबर में मेरी 2 कंपनीज में जॉब लगी थी। एक थी सप्लाई चेन डोमेन के अंदर, वो थी I2 कंसल्टिंग, और एक था कोएंसिस के अंदर जो टेक वाला जॉब था। तो दोस्तों से विचार विमर्श किया, घर वालों से पूछा, तो कंसल्टिंग वाले में मैंने ऑप्ट किया। बस उसके अंदर फिर जॉब के लिए फिर मैं 2007 के अंदर ही बैंगलोर शिफ्ट हो गया। बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद मैं 2 साल वहाँ रहा, उसमें बीच में मैं 3-4 महीने उन्हीं के प्रोजेक्ट से जर्मनी भी रहा। तो वहाँ पर जो सप्लाई चेन डोमेन, जैसे फोरकास्टिंग हमें करनी होती थी कि भाई आपको ये प्रोडक्ट इतने टाइम पे पहले बनाना होगा, इस तरह के उनके प्रोडक्ट्स थे। तो बस वो वाला काम किया था। फिर उसके बाद आपका जो प्राइम क्वेश्चन है मुझे बहुत पसंद भी आता था, और एक सवाल जो हम हमेशा आर के वर्मा सर से पूछते थे, आईआईटीएन बनने के बाद आप फिर से पढ़ाने क्यों लग गए सर, एक बात तो बताइए। पता नहीं था कि डेस्टिनी हमें घुमा के वहीं लेकर आ रही है। तो फिर जब कंसल्टिंग में थे तो हुआ यही कि पापा का एक्सीडेंट हुआ था कोटा में। तो हमें बता दिया कि भाई आप आ जाइए, थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह हैं। तो मुझे आने में 2 दिन लग गए थे। फिर आने के बाद फिर मैं अकेला बेटा हूँ, तो फिर देखना है, पेरेंट्स भी ओल्ड एज में जा रहे हैं। फिर सिचुएशन ये बनी कि अगर कुछ हो जाए कि हम कोटा में ही सेटल हो जाएं किसी तरीके से, थोड़ा टाइम उनके साथ रहे भी सही, मेडिकल पे रहे। फिर धीरे धीरे कोटा की जो कोचिंग थी उसको फिर से देखना शुरू किया, एक एज ए प्रोफेशनल। अब तक एज ए स्टूडेंट देखते थे कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। सर से जाके मिलता था, आर के वर्मा सर से जाके मिलता था, और कोचिंग्स वाले की जो सर्कल में जो लोग थे उनसे भी टच में रहते थे। सर ने बोला कि आ जाओ पढ़ाते हैं। ठीक, पढ़ाना शुरू कर दो। तो फिर पढ़ाना शुरू कर दिया और मैथ्स में आ गए। मैथ्स पढ़ा, मैथ्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैथमेटिक्स की जर्नी शुरू हुई। फिर भी मैं 1 साल तक मेडिकल पे रहा, क्योंकि वो मन से वो सवाल का आंसर जो मैं पूछा करता था सबसे कि भाई आप इस प्रोफेशन में वापस कैसे आ गए आईटीएन होने के बाद। फिर जब स्टूडेंट के बीच में रहने लगे, यंग जनरेशन के बीच में रहने लगे, तो पता चला कि इससे बढ़िया तो कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जेई की तैयारी एक स्टूडेंट नहीं करता है, पूरा परिवार करता है जेई की प्रिपरेशन। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर वो बच्चा घर पे भी पढ़ता है तो जब भी कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है, आप सोचो अपनी मम्मियाँ सबसे पहले उठ जाती हैं। सही बात। पूरा घर का रूटीन चेंज हो जाता है, सबके ट्रेवल प्लान चेंज हो जाते हैं कि नहीं अब घूमने नहीं जाएंगे, अब शादी में नहीं जाना तो ये यहीं पढ़ेगा। तो वही मैं कहता हूँ कि जेई या नीट की तैयारी की सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं देता, पूरी फैमिली उसकी तैयारी करती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो फिर यहाँ आने के बाद तब तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। तो फिर कोटा का जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर हाँ, वहाँ से कोटा से शुरू होके बिल्कुल। कोटा पे। हाँ, तो कोटा में रेजोनेंस में पढ़े थे, फिर रेजोनेंस में पढ़ाना शुरू किया। और अभी अनअकैडमी। तो सर जैसे कि आप तो ऑथर हो पियर्सन में, मतलब कोई टीचर थे फिर ऑथर बन गए, मतलब कि ये ऑथर बनने का कीड़ा कैसा है आपके अंदर, ये मैं जानना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मेरे पास आपकी बुक्स भी है, मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बुक है,
फिर आप पकड़ते जाएं। फिर उसके बाद ये अलजेब्रा का है, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैलकुलस है, और फिर मोटी मोटी बुक्स हैं। मोटी मोटी बुक्स है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और फिर ये 3D एंड वेक्टर है। हाँ जी, हाँ तो जी। सर मैं जानना चाहूँगा कि वही ऑथर बनने की कहानी और ये बुक्स को बच्चे यूटिलाइज करें तो करें कैसे, मतलब कि क्या खासियत है, क्या अलग आपने देखा कि आपने ये सारे बुक्स वगैरह लिखें और कितने डेडिकेशन के साथ लिखें, सभी आप बताएं बच्चों को। देखो एज ए टीचर जब आ गए तो शुरुआत होती है पढ़ाने की, तो पढ़ाते रहे, चलता रहा। और स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स वाले डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, मैथ्स से बच्चे डरते बहुत हैं। तो क्या है कि क्वेश्चन आपने क्लास में कराए, फिर आपने मॉड्यूल करने को बोला तो वो हो गए। तो बच्चे का एक डाउट बड़ा रहता था कि सर आपने क्लास में कराया वो समझ में आया, शीट भी हमने सॉल्व कर ली, पर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हमारे। तो वहाँ पे एक गैप होता है। जैसे कि हम गेम जब खेलते हैं कोई भी, तो लेवल 1 का गेम खेलते हैं, फिर लेवल 2 का खेलते हैं, फिर लेवल 3 का खेलते हैं, लेवल 4 का खेलते हैं। तो ऐसे ही एक चैप्टर जो है वो बोर्ड के लिए भी सेम है, नाम तो सेम है, मेंस के लिए भी सेम है, जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए भी सेम है, लेकिन डेप्थ का डिफरेंस है। तो उस लेवल 1 के खिलाड़ी को लेवल 5 तक खिलाने के लिए आपको प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है कि टाइमलाइन की वजह से हम सभी टीचर्स को पढ़ाने के लेक्चर्स कम मिलते हैं जितने होने चाहिए। अगर 10 हैं तो फिर हमें 8 ही मिले हैं या 7 ही मिले हैं, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है स्टूडेंट। तो उस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट फील होती थी कि अगर इसको थोड़ा और लेवल अप किया जाए, जैसे शुरुआत में अगर कोई भी चैप्टर्स को सीखना है तो सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने पहले एलिमेंट्री टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए, फिर धीरे धीरे आपने धीरे धीरे करके पहले आपने लेवल 1 के क्वेश्चंस किए जो कि टू द फार्मूला बेस्ड हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, तो फिर धीरे धीरे करके आप जेई मेंस लेवल पे आए और अब आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो। तो उस प्रोसेस के लिए यू नीड रिसोर्स, स्पेशली इन मैथ्स। तो ये तो रिक्वायरमेंट मुझे फील होती थी। और स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम देखें, कोचिंग का मॉड्यूल करना नेसेसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। आप समझ रहे हैं बात? दो बातें होती हैं, एक तो नेसेसरी होना और एक सफिशिएंट होना। तो सफिशिएंट तब होगा क्योंकि अगर हम बार बार उन्हीं चीज़ों को करेंगे, रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बार बार उनको करेंगे तो हमें चीज़ें याद होने लग जाती हैं। और ये जेई का जो एग्ज़ाम है वो याद करने के ऊपर नहीं है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप नए सवाल, फ्रेश सवाल करने की प्रैक्टिस आपको हो, और वो तभी होगा जब वो कुछ और रिसोर्स अप्लाई करेगा। तो ये पिछले 21 साल में जो मैंने मैथमेटिक्स सीखी एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, तो इन सब को मैंने इसके अंदर रखा है। तो ये रीज़न रहा था बुक का, जो मुझे रिक्वायरमेंट फील होती थी। कितने साल लगे लिखने में बुक? मैंने आई स्टार्टेड विद पियर्सन बिफोर आई जॉइंड अन अकेडमी। तो अन अकेडमी मुझे 5.5 साल हो गए हैं, तो ये उसके पहले का प्रोजेक्ट है, तो इनको भी आप मान सकते हैं कि ये 5.5 साल हो चुके हैं। 5.5 साल? तो इसमें सबसे पहले रोज डेडिकेशन के साथ रोज आपने लिखे हैं? हाँ, मतलब टाइम जाता ही था, एक एक क्वेश्चन को प्रूफ रीड करता ही था। तो कैसे लिखना है, इसका इंपॉर्टेंट बात यही है, जैसे लेवल 1 के खिलाड़ी को आपको ऊपर पहुंचाना है, तो जो चैप्टर की सीक्वेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि अब आप इस वाले एग्जाम्पल को कीजिए, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट्स का होता है ना, कई बार डाउट होता है, पेन ही नहीं चलता, सवाल देख के समझ में नहीं आता है, तो फिर वो पेन उठने लग जाता है। और वे तो सॉल्व इलस्ट्रेशंस हैं, जब वो किसी भी कोचिंग पढ़ा उसके साथ साथ सॉल्व करेगा। किसी ने अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो फिर वो पीछे एक्सरसाइज जाके सॉल्व करे डायरेक्टली, तो फिर वहाँ जाके अपने जलवे दिखाए कि हाँ मुझे कितना चैप्टर आता है। और ये तो हमारे जेई के स्टूडेंट को तो 3 बार एग्जाम देना है, अगर मैं बोर्ड को नहीं हटाता, बोर्ड को हटा रहा हूँ तो जनवरी अटैम्प्ट होगा, फिर उसका अप्रैल अटैम्प्ट होगा, फिर एडवांस होगा। तो उसको 3 बार सिलेबस कंप्लीट करना है, और 3 बार सिलेबस कंप्लीट करेगा तो उसको उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उसके पास होने चाहिए, वरना बार बार एक ही क्वेश्चन को देखेगा तो उसको तो फिर याद होने लग जाएंगे। और अगर आपने खुद ने पर्सनली देखा होगा, कई बार अगर हम रटी हुई चीज़ याद करते हैं और अगर उसका कॉर्नर से पेज भी फटा हुआ है, कोई निशान भी लगा है, तो हमें वो भी याद आ जाता है। मेमोरी बेस्ड यही होता है, हमें याद आ जाता है, हाँ यार इसके कोने पे तो मैंने रेड कलर से ये लिख रखा था, इसका पेज फटा हुआ था। वैसा जेई का एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर तो वी शुड हैव ए प्रैक्टिस कि हम नए नए प्रोफाइल की क्वेश्चंस करें, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। इसकी तो मैं आई कैन गिव यू अश्योरेंस कि इसके बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो जेई एडवांस ने पूछा हो अब तक। तो अगर ये है तो ये सुपर सेट है।
तो ये रिक्वायरमेंट फील होती थी, जिसकी वजह से एज ए टीचर के बाद हम फिर एज ए ऑथर की तरफ शिफ्ट हुए। एक बुक सर यहाँ पे जैसे कि हमारे पास हाँ ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ हाँ। क्या खास है, कैसे इसको यूटिलाइज करे? और एक बात और बच्चा पूछता है कि ये जेई एडवांस का है, हाँ। तो क्या जेई मेन वाला बच्चा इसको ले सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मेंस और एडवांस में बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो काफ़ी लेवल अप है, लेकिन मैथ्स तो जेई मेंस का भी अच्छा ही आता है। तो अगर आपने देखा हो तो जेई मेन में हमें जो कॉलेज मिलता है वो रैंक से मिलता है, मार्क्स से नहीं मिलता, क्योंकि एक ही मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और एक ही मार्क्स पे जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके रैंकिंग के क्राइटेरिया में मैथ्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ये जेई में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि अगर सेम मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम मैथ्स के मार्क्स से उसको कैटेगराइज करेंगे, और रैंक से मिलेगा कॉलेज, मार्क्स से नहीं मिलेगा। अब बात समझ रहे हैं? तो एक मार्क्स पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब उनको जब रैंक डिसाइड होगी तो वो मैथ्स के मार्क्स से डिसाइड होती पहले। अब इसको पढ़ने के लिए दो बातें बता रहा हूँ मैं जो आपने पूछा। एक तो अगर वो अभी क्लासेस में पढ़ रहा है तब तो साथ के साथ सेम टॉपिक पे आके नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन अगर क्लास में 5 कराए हैं तो इसमें 10 या 15 होंगे, तो वो 15 और इलस्ट्रेशन करेगा, और जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतनी ज़्यादा बातें वो डेप्थ तक समझ में आती हैं। ठीक है। दूसरा, एज ए रिवीजन अगर वो उसको ले रहा है तो पीछे की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको वो सॉल्व करे डायरेक्टली जाके। ठीक है। और एक लास्ट सवाल मेरा, हाँ। कि जो आपने बुक्स लिखे हैं, जो आपके बुक्स हैं, ये इसमें जेई के 11 12 पूरे जो सिलेबस है वो कवर्ड है हाँ इसमें? हाँ फुल्ली तो कवर्ड जेई मेन, जेई एडवांस दोनों। और 11 12 का पूरा सिलेबस इसमें हाँ, है। हाँ। तो ये बच्चा लेके क्या इसमें थ्योरी पार्ट भी है, मतलब कि कुछ हाँ हाँ थ्योरी है, के लिए बिल्कुल बेसिक्स से भी चीजें करी? थ्योरी है। और मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे गेम खेलते हैं हम, लेवल 1 से लेके जेई एडवांस पूरा है ठीक है, ठीक है, इसमें। उस लेवल तक है। बिल्कुल, शुरुआत जीरो से हुआ है, शुरुआत जीरो से हुआ है, मेन वाले लेवल पे पहुंचे, फिर फिर एडवांस हुआ, वो इसे एक से पहुंच जाएगा। तो ये बुक जो है ये बच्चों को सब में काम आने वाला है, अपना 11 12 मैथ्स मास्टर करने में, मेन क्लियर करने में, एडवांस क्लियर हाँ करने हाँ एडवांस तक पहुंचने का लेवल, इसके बाहर कुछ नहीं है। में। राइट। कभी भी कोई पेपर हो इसके बाहर मुझे दिखा दे, मुझे बता दे। तो हालांकि हमने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, और जो भी बच्चे लेना चाहेंगे मैं उनसे ये बोलूँगा कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे दिए, वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। राइट सर? जी जी। सो थैंक्स सर, थैंक्स कि आपने टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। लंबा हो चुका है पॉडकास्ट, लेकिन आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, सो थैंक्स अ लॉट।